आज की ये कहानी है इजराइल से आखिरी दम तक लड़ने वाले सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको सीरिया देखने को मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है सीरिया, ये भी याद रखिएगा। तो सन 1974 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद से मुलाकात हुई थी, तो निक्सन ने असद को एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति पाया जिसके पास असीम ऊर्जा और बेइंतहा आकर्षण था। यरूशलेम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे मोसे माओज ने अपनी किताब असद द स्फिंक्स ऑफ दमिश्क में लिखा है, निक्सन सीरिया के राष्ट्रपति से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो कुल मिलाकर दमदार शख्स हैं और इस समय जबकि उनकी उम्र 44 साल है, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे और वो खुद को सत्ता से बेदखल होने से बचा लेते हैं तो वो दुनिया के इस हिस्से के एक बड़े नेता साबित होंगे। करीब 3 दशक तक सत्ता में रहने के बाद हाफिज असद रिचर्ड निक्सन की इस भविष्यवाणी पर खरे उतरे थे और दिन में 14 घंटे काम करते थे। हाफिज असद को हमेशा से भीड़ पसंद नहीं थी और बहुत कम ऐसे मौके आते जब वो अपनी जनता के सामने जाते थे, लेकिन सीरिया के लोगों को हमेशा याद दिलाया जाता था कि हाफिज असद ही उनके नेता हैं। असद हमेशा से ही गोपनीय जिंदगी जीने के आदी रहे थे और सन 1958 में अनीसा मखलाब से उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी कभी कभार ही घर के बाहर दिखी जाती थी। चार्ल्स पैटरसन अपनी किताब हाफिज अल असद ऑफ सीरिया में लिखते हैं, असद हमेशा से ही बहुत मेहनती थे। वो दिन में 14 घंटे काम किया करते थे और बहुत कम सोते थे। उनको कभी छुट्टियों पर जाते नहीं देखा गया। उनके पास अपने बच्चों के साथ खाना खाने तक का समय नहीं होता था। संकट के दिनों में वो कई दिनों तक अपने बच्चों से नहीं मिलते थे और सालह जदीद को सत्ता से हटाया। असद ने सन 1951 में अपना सैनिक करियर शुरू किया था। वो सीरिया के उन 15 लोगों में शामिल थे जिन्हें फ्लाइंग स्कूल में पायलट ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। कहा जाता है कि मिस्र के काहिरा में 6 महीने के अपने ट्रेनिंग कोर्स के दौरान वो मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर और उनके अरब राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित हुए थे और सन 1964 में असद को सीरिया की वायुसेना का कमांडर बनाया गया। सन 1966 में हुए सैनिक विद्रोह में बाथिस्ट सत्ता में आए और असद को नई सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया। रक्षा मंत्री के रूप में हाफिज असद की सबसे बड़ी चुनौती थी साल 1967 में इजराइल के साथ चला 6 दिन का युद्ध। इस युद्ध लड़ाई में इजराइल ने न सिर्फ गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया बल्कि कुनेत्रा शहर में भी उनके नियंत्रण में आ गया। 16 नवंबर 1970 को जब बाथिस्ट पार्टी की आपात बैठक चल रही थी, हाफिज असद ने अपने सैनिकों को सभा स्थल को घेरने का आदेश दिया। उन्होंने पार्टी के नेता साला जदीद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, क्योंकि जदीद की सरकार सीरिया में अपनी लोकप्रियता खो चुकी थी। इसलिए सीरिया वासियों ने हाफिज असद के सत्ता में आने का स्वागत किया। 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने वो। पूर्व शासकों के उलट हाफिज ने सीरिया के गांवों में जाकर उनकी समस्याएं सुनने की शुरुआत की। और चार्ल्स पैटरसन लिखते हैं कि शुरू में असद ने सरकार में सर्वोच्च पद ना लेते हुए पर्दे के पीछे से शासन करना पसंद किया। सैनिक विद्रोह के बाद उन्होंने एक अनजान सुन्नी अध्यापक को शासन अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने खुद का महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन सत्ता की सारी शक्तियां उनके पास ही रहीं। हालांकि पर्दे के पीछे रहना असद की फितरत नहीं थी। वो 22 फरवरी 1971 को सीरिया के राष्ट्रपति बने और उन्होंने 22 मार्च 1971 को जनमत संग्रह कराया, जिसमें 99.2% लोगों ने उनके राष्ट्रपति बनने का समर्थन किया। चार्ल्स पैटरसन के मुताबिक इसी तरह साल 1978, 1985 और 1992 में हुए जनमत संग्रह में सीरिया के लोगों ने हाफिज असद के राष्ट्रपति बनने का समर्थन किया। और ये जनमत संग्रह असली चुनाव नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया था। प्रतिद्वंदी मोहम्मद उमरान को रास्ते से हटाया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने नया संविधान बनाया, जिसके अनुसार असद सरकार के प्रमुख होने के साथ साथ सेना के भी कमांडर बन गए और इसके अनुसार सीरिया मध्य पूर्व में सबसे केंद्रीय सरकार बन गई। असद की शक्तियों में और बढ़ोतरी हो गई और हाफिज असद की एक प्रतिद्वंदी मोहम्मद उमरान ने लेबनान के त्रिपोली शहर से असद की सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। जॉन डेवलिन अपनी किताब सीरिया मॉडर्न स्टेट इन द
एंशियंट लैंड में लिखते हैं कि मोहम्मद उमरान ने एक गलती ये हुई कि उन्होंने असद को पत्र लिखकर अपनी इस योजना के बारे में बता दिया। सीरिया में उनकी वापसी से एक हफ्ते पहले 2 बंदूकधारियों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि इन हत्यारों का कभी पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारे लोगों को संदेह था कि इस हत्या के पीछे हाफिज असद का हाथ था। देश का 70% बजट रक्षा में लगाया इन्होंने। असद ने सत्ता में आने के बाद जो कदम उठाए उससे लगता था कि वो इजराइल के खिलाफ साल 1967 में हुई हार को कभी नहीं भूल पाए, और उस समय वो सीरिया के रक्षा मंत्री थे। सन 1970 में सत्ता में आने के बाद से ही वो इस हार का बदला लेने की योजना बनाने में लग गए। माजिद खद्दूरी अपनी किताब अरब पर्सनालिटीज इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि सन 1971 में असद ने सीरिया के बजट का 70% सैन्य बलों के लिए तय किया। जो पैसा आप देखते हैं कि स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों के लिए खर्च होना था, सैनिक कार्यों के लिए खर्च किया गया। सन 1972 में वो सोवियत संघ से सैनिक समझौता करने मास्को गए और उन्होंने मिग-21 विमान और सैम विमान भेदी मिसाइलों को खरीदने के लिए $70 करोड़ खर्च किए। सोवियत संघ ने सीरिया को हथियारों के साथ साथ सैनिक सलाहकार भी भेजे। जल्दी सीरिया में सोवियत सैनिक सलाहकारों की संख्या 700 से बढ़कर 3000 हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि जब सीरिया ने सोवियत संघ से आधुनिकतम मिग-23 विमानों की मांग की, सोवियत ने उनके इस अनुरोध को आप देखते हैं कि अनुरोध को नहीं माना और मिस्र के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की योजना बनाई। फरवरी 1973 में जब मिस्र के युद्ध मंत्री इजराइल के खिलाफ मिस्र सीरिया युद्ध योजना लेकर आए तो असद इसके लिए फौरन राजी हो गए। चार्ल्स पैटरसन लिखते हैं कि दरअसल तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात मई में ही इजराइल पर हमला करना चाहते थे, लेकिन असद इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए असद की सलाह में सदात हमले को अक्टूबर तक टालने के लिए राजी हो गए और असद मिस्र और सोवियत संघ के रिश्तों को पुख्ता बनाने के लिए मास्को गए। इससे पहले सन 1972 में सादात सोवियत सैनिक सलाहकारों को अपने देश से निकाल चुके थे, लेकिन इजराइल के खिलाफ लड़ाई में उन्हें एक बार फिर सोवियत संघ की जरूरत आ पड़ी थी। सादात ने इसके लिए असद का सहारा लिया। चार्ल्स पैटरसन के मुताबिक चूंकि जॉर्डन की इजराइल के साथ लंबी सीमा थी, इसलिए असद गोलान हाइट्स के साथ साथ जॉर्डन के जरिए इजराइल पर हमला करना चाहते थे, लेकिन जॉर्डन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि सीरिया के युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए जॉर्डन ने अपनी 2 ब्रिगेड्स गोलान हाइट्स में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजी। इजराइल पर 35,000 सैनिकों और 800 टैंकों के साथ हमला किया। इजराइल को भ्रम में रखने के लिए हाफिज अल असद ने मध्य पूर्व समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र की महासचिव कर्ट वाल्डहाइम की दमिश्क में अगवानी की। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सोचिए कि इजराइल आप देखते हैं कि इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, फिर भी जिंदा है। ये आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। जबकि 6 अक्टूबर 1973 की सुबह मिस्र ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया। असद एक भूमिगत वॉर रूम में चले गए और माओज लिखते हैं कि असद इस हमले में इतने ज्यादा मशगूल थे कि वो भूल गए थे कि 6 अक्टूबर उनके लिए दूसरी वजहों से महत्वपूर्ण है। बाद में जब किसी ने उन्हें याद दिलाया कि ये उनकी 43वीं सालगिरह थी तो उन्होंने कहा, आपने सही फरमाया, मुझे उसका ख्याल ही नहीं रहा। पहले से तय किए गए समय पर मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर 2 तरफा हमला बोल दिया। गोलान हाइट्स पर सीरिया ने 35,000 सैनिकों और 800 टैंकों के साथ इजराइल पर हमला बोला। शुरू में असद को लगा कि वो 1967 में खोई भूमि पर दोबारा कब्जा करने के बहुत करीब हैं। जब मिस्र ने भी इजराइल पर 4000 तोपों के और 250 विमानों के साथ अचानक हमला बोला तो शुरुआती लड़ाई में इजराइल की 300 टैंक नष्ट हो गए। समझ सकते हैं कितनी बड़ी लड़ाई होगी। मिस्र के रवैये से निराशा। इन शुरुआती हमलों की सफलता ने रातों रात सादात और असद को अरब जगत का हीरो बना दिया, लेकिन अरबों को मिली शुरुआती जीत थोड़े दिनों के लिए ही काम रही। पैट्रिक स्टील अपनी किताब असद द स्ट्रगल फॉर द मिडिल ईस्ट में लिखते हैं कि असद को इस बात से धक्का लगा कि मिस्र ने सुएज नहर पार करने के बाद अपने हमलों की धार कम कर दी थी। मिस्र की रेगिस्तान में आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अपने सैनिकों को इजराइल की बेहतर वायुसेना के सामने पड़ने नहीं देना चाहते थे। जबकि असद चाहते थे कि मिस्र 7 से 14 अक्टूबर के बीच इजराइल पर हमले तेज कर दे, लेकिन मिस्र ने ऐसा नहीं किया। मिस्र से असद की निराशा कटुता में बदल गई। सीरिया को इजराइल के जवाबी हमले की पूरी ताकत अकेले झेलनी पड़ी। इजराइल ने अपने रॉकेट्स, मिसाइल, टैंकों और विमानों से सीरिया पर इतना जबरदस्त जवाबी हमला किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। बाद में मिस्र के रवैये की आलोचना करते हुए असद ने कहा कि उनके लिए युद्ध
की सबसे बड़ी निराशा थी। असद एक सख्त वार्ताकार। मिस्र ने 14 अक्टूबर को इजरायल के खिलाफ अपने प्रयास बढ़ाए, लेकिन तब तक इजरायल न सिर्फ शुरू में खोई हुई गोलान हाइट्स पर फिर से कब्जा कर चुका था, बल्कि वो सीरिया की राजधानी दमिश्क के बहुत करीब भी पहुंच गया था। इस तरह असद का गोलान हाइट्स को आजाद करवाने और मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को बदलने का सपना चूर चूर हो गया। जब अमेरिका और सोवियत संघ की पहल पर युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया तो उसे इजरायल और मिस्र ने उसे तुरंत आप देखिए स्वीकार कर लिया, लेकिन असद उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब इजरायल की तोपें दमिश्क से सिर्फ 20 मील दूर रह गईं, तो असद को भी युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ा। युद्ध के बाद हेनरी किसिंजर ने इजरायल, मिस्र और सीरिया के बीच समझौते के लिए मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी किताब ईयर्स ऑफ रिन्यूअल में लिखा कि असद ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मांग की कि इजरायल साल 1973 में जीती गई सारी जमीन और 1967 में जीती गई जमीन का बड़ा हिस्सा उसे वापस करे। चूंकि अनवर सदात ने असद के साथ कोई समन्वय नहीं बैठाया था, इसलिए असद को इजरायल से मेरे जरिए अलग समझौते की बात करनी पड़ी। मेरी नज़र में असद एक बहुत स्वाभिमानी, सख्त और चतुर वार्ताकार थे। और हेनरी किसिंजर लिखते हैं कि आजाद हालांकि असद वो सब नहीं पा पाए जिसकी उन्होंने मांग की थी, लेकिन वो 1973 में खोई गई सारी जमीन को वापस पाने में कामयाब रहे। असद इजरायल से कोनेत्रा शहर भी वापस पाने में कामयाब रहे, जिसे सीरिया ने 1967 की लड़ाई में खोया था, और इसका जश्न उन्होंने खुद कोनेत्रा जाकर और वहां सीरियाई झंडा फहराकर मनाया। और ईरान इराक युद्ध में ईरान का समर्थन। असद ने लेबनान के गृह युद्ध में सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों को सहायता दी। लेबनानी नेता कमाल जुम्मेलाद की हत्या में असद के एजेंटों का हाथ बताया गया। उन्होंने फलस्तीनी नेता यासेर अराफात को आगाह किया कि वो लेबनान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने उनसे कहा कि वो जुम्मलात और सीरिया में से एक को चुन लें। जब अराफात ने जुम्मलात का साथ देने का फैसला किया तो उन्होंने PLO के खिलाफ अपनी सेना लगा दी। जब सन 1980 में ईरान इराक के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने ईरान का समर्थन कर सारी अरब जगत को अपने खिलाफ कर लिया। और निकोलस वैन डैम अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर पावर इन सीरिया में लिखते हैं कि सीरिया के गैर अरब ईरान के समर्थन ने सऊदी अरब और खाड़ी के देशों को उसके खिलाफ कर दिया। एक बार फिर सीरिया ने अपनी आज़ाद विदेश नीति का नमूना दिखाया। हालांकि इसकी वजह से वो अरब जगत में बहुत अलोकप्रिय हो गए। मानवाधिकार के क्षेत्र में खराब रिकॉर्ड। तो असद इजरायल को कभी भी लड़ाई में हरा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और उन्होंने कई असफलताओं आप देखते हैं का भी सामना करना पड़ा। उनकी सरकार पर अक्सर बर्बादी, अकुशलता, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। मानवाधिकार के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब ही रहा। उनके शासनकाल में सीरिया वासियों को सरकार के खिलाफ अपने विचार रखने की आज़ादी नहीं थी। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार असद को मध्य पूर्व का सबसे दिलचस्प शख्स कहा था। मध्य पूर्व की राजनीतिक हत्याओं, धार्मिक उन्माद और क्षेत्रीय हिंसा की दुनिया में 29 साल तक सत्ता में बने रहना कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी। ऐसे हुआ असद का निधन। 90 के दशक में असद का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। अमेरिकी राजनयिकों ने नोट किया कि उन्हें किसी चीज पर ध्यान फोकस करने में दिक्कत महसूस होने लगी। और 10 जून सन 2000 को जब वो टेलीफोन पर लेबनान के प्रधानमंत्री सलीम अल हस से बात कर रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 69 साल थी। 3 दिन बाद उनको उनके पुश्तैनी शहर करदहा में दफनाया गया। 11 दिसंबर 2024 को जब उनके बेटे बशर अल असद को सत्ता से हटाया गया तो विद्रोहियों ने हाफिज असद की समाधि में आग लगा दी। कुछ दिन बाद अज्ञात लोगों ने उनके शव को उनकी समाधि से निकालकर किसी अनजान जगह पर दफना दिया। तो यही कहानी है हाफिज अल असद की। यानी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं।